Thanks each and everyone for joining this evening. मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा एंड देन आपके कोई भी क्वेरीज हो, आपका कोई भी क्वेश्चंस हो, आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और मेरे जो क्वेश्चंस होंगे मैं वो पूछूंगा और वो क्वेश्चंस के आंसर भी आपने चैट बॉक्स में टाइप करने अपने आंसर्स, सो दैट वी कैन मेक दैट इंटरेक्टिव. एंड अगर मुझे नहीं पता, अगर अनम्यूट करके कोई बोल सकता है तो अनम्यूट करके भी बोल ले. आई हैव नो इश्यूज विद दैट, राइट? सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स which are important, which are applicable as on date. So I'm sharing my screen. Before going to this presentation, I'd like to share a website. पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने देखी है, but that website is our own. That is ici.org. देखिए आप, I don't know how many people of you have seen it. The revamped website, जिसके अंदर whatever you want, you can just see and use the content which is there. मुझे नहीं पता कितने लोगों ने डिजिटल लर्निंग हब को यूज किया है. This DLH when we talk about this digital learning hub, this is one of the portals जहां पर सारे के सारे आज की डेट के अंदर सर्टिफिकेट कोर्सेज किसी भी कमिटी के हो, सब यहीं पे होते हैं. सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट there are so much of content out here. If I talk about, that is in relation to whether it is ASB, AASB, international tax audit, GST. You talk about anything. Structured CPRs, unstructured CPRs, both free of cost for any members. So this digital learning hub, DLH we say in short form, is there for members, for students, for any other person. आपको GST, Ind AS, digital insights सब कुछ नजर आ रहे हैं इसमें. So yes, you can use this website to enrich your knowledge. जिस भी सब्जेक्ट को आपको चाहिए, structured CPRs, FAQs सब हैं इसमें. Then of course SSP everyone knows, but हम कई बार ढूंढते हैं कि इंस्टीट्यूट के अंदर इतना सारा, हम कहते हैं ये काम हो रहा है, ये वेबसाइट है, ये है, हम ढूंढे कहाँ? अगर आप देखें तो इस वेबसाइट पे राइट साइड के कॉर्नर पे ICI वॉल है. दिस ICI वॉल, एप्स एंड पोर्टल्स, जितने भी पोर्टल्स हैं, चाहे वो मेरा CMI का है, चाहे वो मेरा CA कनेक्ट पोर्टल है, चाहे वो मेरा प्लेसमेंट पोर्टल है, CA BF है, CMP बेनिफिट्स है, डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट है, यूडिन डायरेक्टरेट है, वी केयर पोर्टल है. आई डोंट नो कितने लोगों ने ये FTL देखा है, फाइनेंशियल एंड टैक्स लिटरेसी. दिस इज अ न्यू ड्राइव. This is the new drive by ICI, the financial and tax literacy. इसमें है क्या? I thank the president for making me a part of this group who made this financial and tax literacy. इसमें क्या है? नॉलेज हब है. आप देखें कैलकुलेटर्स, आपको सिंपल सिप कैलकुलेटर, लोन EMI कैलकुलेटर, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर, लमसम कैलकुलेटर, सब दे रखे हैं फॉर एवरीवन, फ्री ऑफ कॉस्ट. नॉलेज हब, आस्क द एक्सपर्ट, सब्जेक्ट्स के ऊपर. अब इसमें है क्या? इंस्टीट्यूट ने व्हाट दे हैव डन कि बहुत सारी छोटी छोटी वीडियोस बनाई हैं और जिंगल्स बनाई हैं जो कि रेडियो पे भी चल रही है, बाद में टीवी में भी आएंगे. जिसका इंटेंट क्या है, जो कि हमने डलवाया लास्ट के अंदर, कि जैसे कोई भी चीज है कि क्रेडिट कार्ड का है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, रिटायरमेंट प्लानिंग है, सक्सेशन प्लानिंग है, उसमें कुछ करना है, तो हर के एंड के अंदर क्या आता है कि फॉर फर्दर प्रोफेशनल हेल्प कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट. मैं अभी ट्रैवल कर रहा था राजस्थान में कहीं पे, तो रेडियो में मैंने सुना, वो पूरा जिंगल आया लास्ट में, कोई भी जरूरत हो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके साथ है, जहां आपको जरूरत हो कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो रियली फेल्ट गुड कि रेडियो टीवी पे नाउ वी आर डूइंग दिस अवेयरनेस कैंपेन. द चार्टर्ड अकाउंटेंट इज देयर टू हेल्प यू, अ ट्रू पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग. एंड इन फैक्ट this has been appreciated to a great extent by the government, not only government but IFAC in the UK. They've appreciated this model that you have done it, and they want to use this platform for all the 160 countries. कहते हैं वहां पे भी हमको यूज करना है. अभी आज की डेट में इसमें 10 लैंग्वेजेस है. आप लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी आप चूज करेंगे, ये सब हिंदी, बांग्ला,
गुजराती, ये सब लैंग्वेजेस हैं, मराठी। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली और लैंग्वेजेस में ऐड कर देंगे। आप उसमें जाएंगे तो पूरी की पूरी आपकी जो कंटेंट है वो उसके हिसाब से हो जाएगा। आप अगर जैसे इसमें करेंगे मराठी या गुजराती, तो इसमें कंटेंट गुजराती टाइप हो जाएगा सारा। तो जिस लैंग्वेज में आप देखना चाहेंगे ऑडियो वीडियो, वो उस लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट इज बीइंग डन ऑन दिस वेबसाइट ऑफ फाइनेंशियल एंड टैक्स लिटरेसी, अ ग्रेट ब्रांड बिल्डिंग इमेज फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब एक चीज और मैं लास्ट में बताना चाहूंगा, इसमें वेरियस कमिटीज, आपको किसी भी कमेटी के बारे में जानना है तो ये कमिटीज में जाएंगे, स्टैंडिंग, नॉन स्टैंडिंग। नॉन स्टैंडिंग के अंदर हम ये सारी कमिटीज की बात करते हैं, जो कि कितनी सारी कमिटीज हैं जो कि इंस्टीट्यूट जिसमें काम कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एक आधी कमिटीज के बारे में बताऊंगा, जहां पर आपको कि ये बताऊंगा कि आपको क्या मटेरियल कैसे आपके यूज के लिए मिल सकता है। फॉर एग्जांपल एक कमिटी ऑन इंटरनेशनल टैक्स, करंटली आई एम द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी। तो अगर आपको कोई भी पुराने इसमें कोई भी वेबकास्ट देखने हैं 2019 से लेकर आज तक, भाई मेरा फैमा का पर्सपेक्टिव, इनबाउंड, आउटबाउंड, रॉयल्टी, एफटीएस, ब्लैक मनी, इक्वलाइजेशन लेवी, वो वेबकास्ट हुआ था, मेरे को दोबारा सुनना है, यहीं पे क्लिक करें, यहीं पे सुने, यहीं पे क्लिक करें, यहीं पे सुने, 2019 से लेकर सारे। सिमिलरली यहाँ पर अगर आपको कोई पब्लिकेशन चाहिए, यहीं से डाउनलोड कीजिए, just click on that and download. So everything is available at your fingertips. You should know that this is available. This is available. Similarly, if I talk about this taxation audit quality review board, इसका भी करंटली मैं चेयरमैन हूं। अभी हमने जितने भी वेबकास्ट अभी इसमें रिसेंटली हुए हैं पिछले 2 सालों में, क्योंकि 2018 में बनी थी, सारी के सारे इसमें अवेलेबल हैं। जैसे आज ही हमारा था क्लॉजेस 16 to 30, उससे पहले क्लॉजेस 1 to 15, उससे पहले 44 AB के ऊपर क्वेरीज थी। तो मतलब जितने भी हैं ऑल आर अवेलेबल एट योर फिंगर टिप्स विच यू कैन यूज, राइट। तो अपनी खुद की आपकी वेबसाइट है, प्लीज ट्राई एंड यूज। नाउ गोइंग विद द प्रेजेंटेशन, गुप्ता जी, भारद्वाज जी, ये प्रेजेंटेशन अब स्क्रीन पे आ रही है? आ रही है सर? आ रही है सब, नजर आ रही है। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू थैंक यू। सो अगर फाइनेंस एक्ट की बात करूं, एक सबसे पहला जो चेंज आया जो कि टॉक्ड अबाउट था सीनियर सिटीजन के लिए। हमको पता है कि सीनियर सिटीजन की जो एज थी ये है अभी मोर देन 60 इयर्स एंड मोर देन 80 इयर्स। बेनिफिट है मेरे को एडवांस टैक्स का, स्लैब रेट का, एटीटीटी 50,000 का, ये कुछ बेनिफिट्स है, मेडिकल का एटीडी में कुछ बेनिफिट्स हैं। लेकिन एक नई कैटेगरी क्रिएट की गई विच इज अंडर 194P, जहां पर उन्होंने कहा कि अगर वो सीनियर सिटीजन मोर देन 75 इयर्स एंड अबव है और उसकी सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट इनकम, और वो इंटरेस्ट इनकम सेम बैंक से होनी चाहिए जहां पेंशन आती है, इंटरेस्ट इनकम सेम होनी चाहिए जहां से बैंक से आती है। इन दैट केस इट वुड बी, बैंकर जो होगा उनका एक डिक्लेरेशन लेगा, 87A में रिलीफ देगा, और रिलीफ देने के बाद ही वुड डिडक्ट टीडीएस नॉट अंडर 194A बट अंडर 194P जितनी इनकम होगी, और उसके केस में उसको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं रहेगी, आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं रहेगी। नाउ व्हाट इज द मेन थिंग आउट हियर कि अगर उसका किसी और बैंक में अकाउंट है या उसका म्यूचुअल फंड है, शेयर्स है या रेंटल इनकम है, तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हम कहेंगे इसमें तो बहुत कम लोग होंगे। यस, पेंशन है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ही होंगे, इससे ज्यादा तो ज्यादा होंगे नहीं। यहाँ पर अगर आप अपने बैंक में किसी को जानते हैं तो वहां जाके उनसे पूछिए कि क्या आपके पास ये 75 इयर्स एंड प्लस के कोई सीनियर सिटीजन है जिनका पेंशन आता है, तो दे कैन जस्ट सेंड देम द लेटर कि अगर आपका और कहीं कोई अकाउंट नहीं है, कोई और इनकम नहीं है, तो the banker will have to provide the service and you as a professional can provide the service to the banker at a lower fee because senior citizen है तो आप बैंक को ये सर्विस देंगे क्योंकि बैंक ने देनी है सीनियर सिटीजन, so you can give this service। मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं चैट बॉक्स में चाहूंगा। ये कंप्लायंसेस जो हैं ये ज्यादा हैं, कम होनी चाहिए कि नहीं? ये जो कंप्लायंसेस हैं ये कम होनी चाहिए कि नहीं? दे शुड बी लोअर और नॉट? प्लीज टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स।
ये चैट बॉक्स में मेरे ख्याल से जो एवरीवन वाला है वही वाला है ना। गुप्ता जी का कमेंट आया, बाकी हमारे मेंबर्स का कंप्लायंस जो हम कहते हैं बहुत ज्यादा, ये कम होनी चाहिए कि नहीं? सुदेश जी का कहना है कंप्लायंस शुड बी लेस। और कोई व्यू? प्लीज बी फ्री टू आंसर। कोई घर की बात है, सारे हम घर में ही। देखिए जी, मेरे को तो लगता है कंप्लायंस में कोई चॉइस ही नहीं है। जो कंप्लायंस है वो है ही करनी है उसमें। हमारे कम कहने ज्यादा कहने से कुछ होना नहीं है। अब अगर हम मान लो टीडीएस की रिटर्न भरनी है, वो तो रूल्स में ही चेंज होगा, तभी होगी कम। अगर एक बार रूल बना दिया, वो बात आपकी ठीक है, बट कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शुड बी लेस और नॉट? हम तो कहते हैं जी और बढ़ाओ, इतना बंदे को समझ ही ना आए किसी को सीए के अलावा। ये गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है सीए की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही खुद ही फाइल कर सकते हो। नरेश जी कहना शुड बी लॉजिकल। डिफरेंट व्यूज हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल। आई अप्रिशिएट ईच एंड एवरी व्यू, आई अप्रिशिएट। और हमारे मेंबर्स के व्यू, क्योंकि हम लोग बहुत कंप्लायंसेस की बात करते हैं, इसीलिए मेरा ये क्वेश्चन है बेसिकली। और कोई मेंबर का व्यू? अच्छा चलो ये बताओ कि ये जो जीएसटी ऑडिट हट गया, टैक्स ऑडिट की लिमिट बढ़ गई, या कॉर्पोरेट ऑडिट की भी को भी कह रहे हैं कि ऑडिट छोटे कंपनीज में हटा देंगे, इज इट गुड और नॉट गुड? गुड है सर, बहुत गुड है। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली क्या है कि अगर वैल्यू एडिशन होगा उसी बात के पैसे मिलेंगे। कंप्लायंस के पैसे तो धीरे धीरे कम ही हो। जो लोग बैंक ऑडिट पर ही बेस कर रहे हैं कि बैंक ऑडिट से ही कमाई होगी या कुछ होगा, वो आगे आगे आने वाले प्रॉब्लम में दिक्कत ही है। क्योंकि गवर्नमेंट भी समझ चुकी है कि ये ऑडिट वॉडिट में कुछ करते नहीं है, सिर्फ ठप्पा लगाते हैं। सुदेश भाई का दोनों सर, टैक्स ऑडिट सर किस लिए कराया था? टैक्स ऑडिट कराया था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मदद मिले, कि सीए जो है कुछ गलतियां पकड़ के देंगे कि भाई, ताकि रेवेन्यू को कुछ फायदा हो। देवर initially visualized to be an extended arm of the revenue. बिल्कुल सही बात है। तो हम नहीं कर पा रहे तो हटा दें, यही बात हुई। जीएसटी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, कंपनी ऑडिट, इवन आईटीआर भी अब नए वाले साइट में धीरे धीरे अपने आप फाइल हो जाएगी। वो तो सर देखिए जैसे फॉरेन कंट्रीज में है, फॉरेन कंट्रीज में क्या है, जहां पर पब्लिक मनी इन्वॉल्व नहीं है ना, ऑडिट की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर भी ऐसा ही होना चाहिए। अनलेस पब्लिक मनी इज इन्वॉल्व, एक आदमी ने अपने पैसे लगा करके वो बिजनेस कर रहा है, तो उसमें ऑडिट क्या करवा रहे हो आप? वही आपको अपॉइंट कर रहा है, अपॉइंट भी वो आप ही को कर रहा है, आपको जब मर्जी हटा भी सकता है, तो वो ऑडिट आप क्या करोगे? नहीं गुप्ता जी देखो, वो तो ऑल ओवर वर्ल्ड ऐसे ही है। अब कालीचरण सर का कह रहे हैं चेंजेस शुड बी लेस। ओके, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने ऐसे कभी किसी एडवोकेट से सुना है कि ये क्या नए नए लॉज लेते आ रहे हो, लॉज को कम करो। हमने तो कभी नहीं सुना। या डॉक्टर ने कहा हो कि भैया क्या नई नई बीमारियां आ रही हैं, हमको नहीं चाहिए। कभी हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं नया कंप्लायंस क्यों कम करो? क्या एक थॉट प्रोसेस है, गिव इट अ थॉट प्रोसेस। जो एक बार गुप्ता जी ने भी कहा कि वाई जो आ रहा है हमको करना है, तो वाई शुड बी वरीड अबाउट दैट? we should use our social media very very carefully, because the more and more we say that we are not able to handle, we are not able to give the services, तो slowly and gradually जो हमारे बहुत सारे भाई जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में लगे उनका काम खत्म हो जाएगा। जीएसटी की रिटर्न, आईटी की रिटर्न, आरओसी की रिटर्न, इनकम टैक्स की रिटर्न भी सब ऑटोमेटिक हो जाएगी, प्री फिल्ड फाइल कर दो। So most of the works would go. So my view is that using of the social media is very very important, how to use it, and we should not be worried about more compliances or less compliances. Whatever is going to come we will do, because let us understand whatever traditional practices which we are doing, it is only due to the regulators. हमें सोचते हैं एसएससी अपॉइंट कर रहा है, अब भाई एसएससी तभी कर रहा है जब गवर्नमेंट ने का ऑडिट कराना है।
गवर्नमेंट ने कह दिया ऑडिट नहीं कराना तो खत्म काम, तो खत्म काम। So we as a chartered accountant are professionals which is helping the government to comply their regulations and helping the assessee to get them compliant. So हमारा रोल एज अ प्रोफेशनल रहे दोनों को हेल्प करने की, गवर्नमेंट को भी और assessee को भी। वी शुड नॉट टेक वन साइड। हाँ, जब assessee को भी नोटिस आ जाएगा तो वन साइड उसको सेव करेंगे, बिल्कुल उसको 100% सेव करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? दैट इज अवर प्रोफेशन, दैट इज अवर जॉब। बट अगर गवर्नमेंट ने कोई रेगुलेशंस किए तो वी हैव टू रियली हेल्प देम आउट। आज भी मेरी एक सीनियर डिपार्टमेंट में किसी से बात हो रही थी कि भाई ऑडिट की क्वालिटी कहना नहीं चाहिए, वो बोले भी कि कहना नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं सर, वी आर इंप्रूविंग एंड देन आई एक्सप्लेन्ड इन दिस TAQRB। मैंने कहा सर हमारा टैक्सेशन ऑडिट क्वालिटी रिव्यू बोर्ड है, जब हम रिव्यू कर रहे हैं, आज भी हमारा सेशन था जिसमें हम मेंबर्स की क्वालिटी इंप्रूव करने की बात करें। वी हैव टू टेल टू द गवर्नमेंट दैट वी आर इन द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी, वी आर मेंटेनिंग इट, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग इट। It should go to them that yes, we are doing good work, otherwise all this work will go. Why I am telling this? Because this is the reason why this my next slide is say 44 ABADA, they were extensions। हमने extension बार बार बोली तो उन्होंने कहा you are overburdened, so let us increase the limits। 44 ABA में अगर आपका business है and your receipts and payments are less in cash is less than 5%, in that case your limit for assessment year 21-20 जो इस साल का ऑडिट करेंगे is 10 crores। यानी कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप जिसकी की टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है, you have to see their 5% criteria। सिंपल एग्जांपल, एक कंपनी है या प्रोप्राइटरशिप है, जो मर्जी कह लीजिए, जिसकी 8 करोड़ की टर्नओवर है और उसका रिसिप्ट्स का कैश पोर्शन इज लेस देन 5%, पेमेंट्स का कैश पोर्शन इज आल्सो लेस देन 5%, देन द लिमिट इज 10 करोड़। एक भी अगर 5% को क्रॉस कर जाएगा तो लिमिट चली जाएगी 1 करोड़। यहां पे मेरा पहला क्वेश्चन कि अगर मेरी ये कंडीशंस हैं, 5 करोड़ 5% से मेरा रिसीट्स और पेमेंट दोनों नीचे हैं, ऑडिट बनता नहीं है 10 करोड़ का है, तो क्या मैं फिर भी ऑडिट कर सकता हूं? इज इट ऑप्शनल और मैंडेटरी? नहीं बनता है फिर भी कर दूं, कर सकता हूं क्या? प्लीज टाइप योर आंसर्स। ये 10 करोड़ की लिमिट मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं बनता तब भी मैं कर सकता हूं क्या? सुदेश भाई का कहना है नो, यानी मैंडेटरी आप नहीं कर सकते। क्लाइंट कह रहा है कर दो, सुदेश जी यही कह रहे हैं, इट्स नॉट ऑप्शनल, मैंडेटरी है, आप नहीं कर सकते। अगर क्लाइंट कहता है कर दो तो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? औरों के व्यूज सुदेश भाई के अलावा? नो। और किसी का व्यू? क्योंकि ये मार्च 21 के लिए एप्लीकेबल है। नरेश जी का कहना है ऑडिट कैन बी डन। और कोई व्यू? If done, due dates will be old one, that is without audit। देखिए कोई भी ऐसा रेगुलेशन नहीं है, सुदेश जी और नितिन जी कहना है कैन बी डन बट रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ विदाउट ऑडिट। अच्छा, पहली बात तो यह है कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो ये कहता है कि ऑडिट आपका ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है कराओ, आपकी मर्जी मत कराओ, कोई लॉ नहीं कहता है यानी होना है या नहीं होना। अब मान लीजिए आपने कर दिया कि आपने कर दिया जी ड्यू डेट से पहले फाइल कर दी, तो पहले तो ये समझ लो जो 3CD का क्लॉज 8 है
उस क्लॉज 8 के अंदर आप क्लॉज कौन सा चूज करोगे? 44 ABA, है ना? और चूज करने के बाद आप 3CB में 3CA में लिखोगे इट इज ट्रू एंड करेक्ट. इज इट राइट? Whose responsibility it is? Who is under default? The auditor itself, ना? दिक्कत तो सिर्फ ऑडिटर को ही है. दिक्कत सिर्फ ऑडिटर को है. डिपार्टमेंट भी बोलेगा हमने 10 करोड़ की लिमिट की, आप तो बेवकूफ बना रहे हो, आप तो फिर भी ऑडिट कर रहे हो. इंस्टीट्यूट कहेगा जब DCA केस आएगा, you know the law, you have written incorrect in clause 8 ना, you said true and correct and you did the audit. I cannot do it. I should not do it. I cannot do it. I should not do it. Right? वैसे भी बिल्कुल सही कहा, मेरी ड्यू डेट चेंज नहीं होती, मेरा कैरी फॉरवर्ड लॉस नहीं मिलेगा, मेरा 54, 40A, IA, 43B सबकी लिमिट्स वही रहेंगी. एंड आई कैन नॉट डू. हाँ, अब कोई कहे जी बैंकर मांगता है, भाई 10 करोड़ की लिमिट तो बहुत होती है. बैंकर में 10 लाख से ऊपर टैक्स ऑडिट मांगते हैं, नॉट टैक्स ऑडिट मांगते हैं. वहां पर आपको 3CA, 3CB, 3CD देने की जरूरत नहीं है. वहां पर आपको SA 700 की रिपोर्ट देनी है. नो 3CA, 3CB, 3CD. गिव द नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट. राइट? कोई डाउट हो प्लीज बी फ्री टू आस्क. एक मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, अनदर क्वेश्चन, कि एक प्रोप्राइटरशिप है. प्रोप्राइटरशिप में जो पार्टनर का कैपिटल है वो उसने कैश में इंट्रोड्यूस किया या उसने ड्राइंग की कैश में, क्या वो 5% की लिमिट में कैलकुलेट होगा? वो 5% में आएगा कि नहीं आएगा? प्रोप्राइटर पार्टनर जो कैश विड्रॉ करते हैं अपनी कैपिटल या ड्राइंग करते हैं, विल दैट बी कंसिडर्ड विद दैट लिमिट ऑफ 5% और नॉट? Because proprietor is one and the same thing as proprietorship. So will it be counted under that 5% limit or not? सुदेश ये करना नहीं, काउंट नहीं होगा. Any other view? Any other view? It's not expenditure. Okay. क्या है कि हमको देखना है रिसिप्ट एंड पेमेंट्स. इट इज नॉट अबाउट इनकम और एक्सपेंडिचर्स. व्हेन आई प्रिपेयर माय रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, पिछले साल 5 करोड़ का था तब भी ध्यान रखिएगा. रिसिप्ट पेमेंट हमने 11th 12th में बनाया, फिर आज ग्रेजुएशन में भी बनाया, और आज की डेट में हम ट्रस्टों के केस में बनाते हैं. कैसे बनता है? ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, फिर जितनी रिसिप्ट्स हैं, ऑल रिसिप्ट्स, जो भी उस प्रोप्राइटर, जो भी उस बिजनेस के अंदर आएंगे, अगर पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, लोन आया, सब कुछ यहां पर आएगा. देन पेमेंट्स, जो भी आउट गो गई, फंड्स, चेक्स, ड्राफ्ट्स, कैश, देन वी रिकंसाइल इट विद द क्लोजिंग कैश बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस. यहाँ पे क्या कैपिटल नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा. यहाँ पे क्या ड्राइंग नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी. लोन नहीं आएगा, कैपिटल एसेट नहीं आएगा, सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा. रिसीट पेमेंट में सब कुछ आएगा. So yes, that would be counted. That would be counted. You know, अब हुआ क्या, इस साल एक चेंज आया. एक तो 10 करोड़ की लिमिट की, ये बिल में था. बिल के बाद कुछ ऐसी बात हुई, हम गए वहां डिस्कस किया, तो एक चेंज आया. वो चेंज क्या आया कि एक प्रोविजन ऐड किया गया 44 ABA में, सेकंड प्रोविजन. वो क्या कहता है? वो कहता है कि इन केस द असेसी इज रिसीविंग और मेकिंग पेमेंट थ्रू चेक और ड्राफ्ट्स, एंड दोज चेक्स और ड्राफ्ट्स आर नॉट थ्रू अकाउंट पे ही चेक और ड्राफ्ट, then the non-account pay check or draft will be treated as cash. It will be treated as cash. Please understand, this was not there in the bill. This came finally when the act is there.
अब हमको याद, अगर आप याद करो जो हम 3CD करते हैं 40A3 में 269 ST में, हम यही लिखते हैं शुरू से, that the assessee though no payment have been though no payment was observed to be have been made in by other than account by cross check or draft, account by check or draft in excess of rupees 10,000 rupees per person per day, yet the assessee did not possess the necessary documents to have done the same. लिखते चले आ रहे हैं, कॉपी पेस्ट हो रहा है, इसलिए हमको ध्यान नहीं है। अब ये अकाउंट पे ये कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा? पहली बात तो ये अकाउंट पे ही होता क्या है, अकाउंट पे ही आप चेक के ऊपर 2 लाइन कर देते हो तो वो अकाउंट पे ही नहीं कहलाता, वो क्रॉस कहलाता है। अकाउंट पे ही वो होता है जहां पर अकाउंट पे ही लिखा जाए। अब आप कहेंगे कि भैया बैंकर तो कहता है मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया, इसी से पता लग जाता है कि अकाउंट पे ये नहीं पता लगता। अगर होता तो इस बार इस एडिशन की जरूरत नहीं थी, इस प्रोविजन की एडिशन नहीं थी, वो क्रॉस चेक भी कर सकते थे, क्योंकि क्रॉस चेक को भी एंडोर्स हो सकता है, लीगली हो सकता है, बट बैंकर नहीं करते, वो बात सेपरेटली है। बट आई कैन नॉट प्ले अपॉन दैट, आई हैव टू सी दिस वर्डिंग्स ऑफ अकाउंट पे, आई हैव नो ऑप्शन एज एन ऑडिटर, ट्रू एंड करेक्ट, एज एन ऑडिटर ट्रू एंड करेक्ट। तो अब पहले भी था, लेकिन अब कॉल इज ऑफ द असेसी, असेसी की कॉल है, ऑडिट करानी है कि नहीं करानी। अभी कुछ देर पहले मेरे पास एक क्वेश्चन आया, एक मित्र कहते हैं कि भाई हमारा एक जानकार है, उसकी तो बिजनेस की टर्नओवर ही 10, 15, 20 करोड़ है, बट वो ऑडिट ही नहीं कराता, इन्वेस्टमेंट शेयर्स में करता है, आज खरीदता है कल बेचता है। मैं कहा उसकी कॉल है, वो नहीं कराए तो उसकी मर्जी, पेनल्टी उसको लगेगी, जब नोटिस आएगा तब उसकी हेल्प करना, फाइट करना। बट कॉल इज ऑफ द असेसी, ऑडिट कराना है कि नहीं कराना, इट इज नॉट अवर्स। एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली मार्च 21 के लिए he has to take a call, you have to guide him for receipts and payments। मैं अभी भी कह सकता हूं अकाउंट पे का कोई एविडेंस नहीं है, बट what will he say? What will he say is very important. He cannot say that my payments I have any doubt, because he is issuing the checks। पेमेंट्स के लिए उसको कहना पड़ेगा अकाउंट पे ही है, क्योंकि अगर वो डाउट करता है तो 40A3 एप्लीकेबल हो जाता है। होल एक्सपेंडिचर डिसअलाउल से पेमेंट्स में कुछ चेक काटता हूं, एवरीथिंग इज अकाउंट पे। रिसिप्ट्स में हो सकता है, रिसिप्ट्स में हो सकता है कि क्लाइंट ने चेक बाहर जमा करा दिया, बाहर अकाउंटेंट ने चेक लेके जमा करा दिया। हाँ, अगर मेरा NEFT, RTGS, IMPS ऑनलाइन पेमेंट्स आ रही हैं, उस केस के अंदर तब पोस्ट 10 करोड़ के लिमिट्स है। बट इफ इट इज थ्रू अकाउंट पे चेक एंड ड्राफ्ट, तो अब मेरे को चेक करना पड़ेगा मेरा जो टोटल रिसिप्ट्स है उसका कैश पोर्शन कितना है। चेक के अंदर फिर 2 पोर्शन, एक अकाउंट पे ही, एक नॉन अकाउंट पे ही। और नॉन अकाउंट पे ही का एविडेंस तो मिलेगा नहीं, बट वो रिसिप्ट्स के पेमेंट में अगर वो ये लिख के देता है, लेकिन लिख के पूरी रिसिप्ट्स के लिए नहीं, अगर उसका इनवॉइस या रिसिप्ट एक दिन के अंदर is more than 2 lakhs, he'll have to say that it is through account pay, क्योंकि अगर नहीं कहता तो 269 ST लग जाता है। इसको भी मैं सर्टिफाई करता हूं, आई हैव नो ऑप्शन, आई हैव नो ऑप्शन। बट छोटे के लिए कह सकता है, और अगर छोटों के लिए कहे और फिर मेरा ये पोर्शन कैश का और नॉन अकाउंट पे का 5% क्रॉस करता है और वो राइटिंग में मेरे को देता है, तो मैं उसी को रेफर करता हुआ ऑडिट कर सकता हूं, अगर वो लिख के देगा। प्लीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन माय लिमिट वुड बी 1 करोड़ ऑफिशियली। एनी क्वेश्चंस? सुदेश जी, कांट बी एंडोर्स्ड, आई एग्री, बट इट हैज टू बी अकाउंट पे। क्रॉस से काम नहीं चलेगा। I cannot help if the department had that view in their mind, the ministry had their view in their mind, they could have put. But why they have put this proviso then? There was no requirement to put this proviso. They have specifically put it. I have no option. Any questions on this, please? Be very frank to communicate. Any questions? Because this is very important. March 21 I have to do the tax audits, so I need to be very very clear that कब tax audit होना है, कब नहीं होना।
Any questions on this point? चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं. Great. Now, another thing out here is regarding 44 ADA. Up to March 20, there was no restriction. Anyone could have availed of 44 ADA who was having a professional income under section 44 AA1 in the nature of that. बाकी किसी को 44 ADA allowed नहीं है. Now they have now restricted it to the same assessees who can avail of 44 AD. So in the bill they said individual, HUF and firm other than LLP. Individual, firm, individual, HUF and firm other than LLP can avail of 44 ADA. But then they realized that HUF cannot do profession. He can do business but not profession. So HUF was excluded, LLP also excluded. ये LLP को exclude कर दिया. हमारे कितने CA भाई बहनों ने LLP बना रखी है? Because LLP was brought basically for the professionals, initially for the professionals. Now everyone else except the professionals to a very less extent, but others are using it on a very extensive way. So it was bought for professionals, but now a chartered accountant who is an LLP, if he cannot avail of 44 ADA. तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट समझने के लिए हम समझ लें. CA LLP की बात कर रहा हूं मैं. 2 LLP हैं, एक A एक और B, दोनों CA LLPs. दोनों की ग्रॉस रिसीव्स थी 40 लाख. एक्सपेंडिचर की बात करें तो A ये कहता था कि भाई मेरे पास तो ईच एंड एवरी आइटम का प्रॉपर वाउचर है, सब कुछ है, तो माय एक्सपेंडिचर इज 30 लाख, माय प्रॉफिट इज 10 लाख. तो उसको कहते थे भैया ऑडिट कराना पड़ेगा 44 ABD में. ऑडिट करा लूंगा, बट मैं कहे को प्रेजेंटिव टैक्सेशन में जाऊं. Because if you show below than the 50%, then you have to get it audited if it is your gross receipt is less than 50 lakhs. B कहता था कि भाई मेरा फंड फ्लो तो है, बट मेरे पास सबके खर्चों की डिटेल नहीं है, तो मैं 20 लाख का अपना एक्सपेंडिचर दिखाता हूं और 20 लाख के ऊपर आई गो एंड अवेल ऑफ 44 ADA. नाउ आफ्टर दिस अमेंडमेंट A is very happy. कहता है 30 लाख का खर्चा दिखा रहा था, 30 लाख पूरे के पूरे. नाउ नो 44 AD, नो ऑडिट. हाँ, ड्यू डेट इज 31 जुलाई. If it is exceeding 40 lakhs, then my due date becomes अक्टूबर नवंबर जो भी बनती, क्योंकि LLP एक्ट में तो ऑडिट होता है ना. B कहता है यार बड़ी दिक्कत होगी, मैं 44 ADA में नहीं जा सकता, मेरे को 20 लाख के क्या, मेरे 15 लाख के खर्चे, तो 15 लाख करूंगा, 25 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा. तो किसी को फायदा किसी को नुकसान. So you need to understand that now LLP cannot avail of 44 ADA. Right? Any issues, any questions? Any questions up to this point? ठीक है. Arun Malik ji, kindly mute yourself, sir. It is creating problem. Arun Malik ji, please. हाँ, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो अनम्यूट करके, नहीं तो आप इसमें टाइप कर सकते हैं. डॉक्यूमेंट आई एम सीइंग आफ्टर एवरी स्लाइड लिटरली. राइट, चलिए. नाउ द क्वेश्चन केम अबाउट ESIPF. बड़ा ही डिस्कसेबल पॉइंट में, डिबेटेबल नहीं होगा, अब तो डिबेटेबल रहा नहीं, बिकॉज ESIPF नो विद देयर आर 2 sections, 36 1VA and 43B. Employee contribution 36 1VA. Employer contribution, they say if it is paid before the due date under section 139(1), it would be allowed. Employee कहता है within the due date of the act. और जजमेंट्स थे अमिल इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारे जजमेंट्स थे जो कहता था अगर ये 36 बने एम्प्लॉय वाली भी अगर ड्यू डेट 139(1) में दे देंगे तो मिल जाएगा. कर्नाटका हाई कोर्ट, चेन्नई हाई कोर्ट, they were against, but many of us in our jurisdiction it was in favor. But Honorable FM on the, because ICI has been representing this over the years,
that why for a delay of a single day or 2 days or 1 month, whatever it may be, the expenditure is never allowed in the law. So they said, no, the employee's interest get delayed. Interest is not there. Hence, we will not allow. I don't know, income tax, is that a real income? I don't know. But yes, they say not allowed, and an explanation was added, has been added to say for the employee contribution, saying that this is to clarify that the provisions of 43B does not apply and deemed to never have been applied for the determination of the due date. प्रोस्पेक्टिव है कि रेट्रोस्पेक्टिव, ये तो वक्त ही बताएगा, बिकॉज इट विल गो अप टू हाई कोर्ट. सो इस साल की जब आप रिटर्न्स फाइल करें, उस केस में इफ देयर इज अ डिले इवन फॉर अ सिंगल डे, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को आप सुओ मोटो क्लाइंट को बोल के ऐड करें, सुओ मोटो बोल के ऐड कराएं. पुराने के लिए टैक्स जमा करा के इंटरेस्ट का मीटर स्टॉप करें, एंड देन यू गो अहेड एंड pursue your case with the ITAT or CIT appeal wherever it is. Few cases have come in favor, few are not in favor. So the things are going on, and it will go up to, I suppose, High Court to decide it finally, right? Goodwill, just a point to tell that earlier it was not depreciable. Now because of mergers, amalgamations, lots of companies paid extra amount, and the extra amount they used to claim as a depreciation, because the Supreme Court held that depreciation, goodwill is in the nature of intangible assets. But now from assessment year 21-22 onwards, it is not a depreciable asset, and all the definitions, all the requirements have been amended to bring effect to depreciation, to goodwill not being depreciable asset now. And to determine the cost under section 55, depreciation claimed up to assessment year 2021 is to be reduced from the cost of the asset. And of course, books में अगर होगा तो आपको फिर भी amortize करना है. Take care of AS 26. Intangible asset है, perpetual नहीं रह सकता, आपको उसको करना ही पड़ेगा amortize over its useful life. Now coming to the section which Gupta ji told, 194Q, और इसकी बैकग्राउंड थोड़ी सी ले अपन. 194Q पिछले साल एक सेक्शन आया था, सबको पता है, 2061H, इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020, जहां पे उन्होंने कहा इन केस ऑफ सेलर, if it's his turnover in the previous year is exceeding 10 crore rupees, then in the current year, on the receipt of sale consideration of goods exceeding 50 lakhs, on the receipt, he will have to collect TCS at the rate of 0.1%. वो बात अलग है कि लोगों ने at the time of receipt नहीं किया. At the time what they said was invoice में लगाना चालू कर दिया, which in our view was not correct. But yes, various bigger entities did, so everyone said that that becomes the law. In my view, still not a law. So you have to take adequate care while reporting in 3CD this year for that. Now, corresponding to that, a new section has been brought in again with effect from 1st of July 2021. 194Q, 2061H is on seller, 194Q is on buyer. And in this case, if I say buyer, जिसकी टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ क्रॉस करती है, 10 crore from the business in the last year, and in current year, if he makes a purchase for any goods, exceeding 50 lakh rupees, then at the time of credit or payment, whichever is earlier, उस पे उसने TDS डिडक्ट करना है at the rate of 0.1%. At the time of credit or payment, whichever is earlier, at that time you have to deduct TDS at the rate of 0.1%. Exceptions, दो exceptions दे रखी है सेक्शन के अंदर. सेक्शन में क्या, पहला,
कि अगर किसी भी और सेक्शन के अंदर उन गुड्स पे टीडीएस डिडक्ट हो गया तो इस सेक्शन में डिडक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 194C, फॉर एग्जांपल 194O, राइट, अगर उसमें डिडक्ट हो गया तो इसमें डिडक्ट नहीं होगा। सेकंड, इन केस द टैक्स इज कलेक्टिबल अंडर सेक्शन 206C अदर देन 206C1H, देन 194Q वुड नॉट अप्लाई। यानी कि 206C1H वाले के ऊपर तो 194Q एप्लीकेबल है। In the memorandum it was written, if on a transaction TCS as well as TDS is required on the same transaction, then on that transaction only TDS would be there. ये memorandum में लिखा है, memorandum to the finance bill. It is not given in 194Q. ये 194Q में नहीं है। कहां से आया? कहां से आया? memorandum में तो लिखा है। So is it right or wrong? So what has come is from, let us understand it through an example. 50 लाख की कंडीशन हम मान के चल रहे हैं कि मीट आउट हो रही है। मेरे को देखने पिछले साल की टर्नओवर। सो लेट अस टेक द फर्स्ट केस वेयर द टर्नओवर इन द प्रीवियस ईयर सेलर की 10 करोड़ क्रॉस कर रही थी, बायर की नहीं कर रही थी। सेलर की कर रही है, बायर की नहीं कर रही है, हेंस टीसीएस ओनली, नथिंग एल्स। सेकंड केस जहां सेलर की क्रॉस नहीं कर रही है बट बायर की कर रही है, इन दिस केस ओनली एंड ओनली टीडीएस। थर्ड केस जहां पे सेलर बायर दोनों की पिछले साल 10 करोड़ क्रॉस कर रही है, इस केस में बायर के पास जैसे ही मटेरियल आएगा वो उसको क्रेडिट करेगा, वो टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। And then 206C1H comes into play. It says कि अगर किसी प्रोविजन के ऊपर टीडीएस डिडक्ट हो गया तो उस प्रोविजन पे 206C1H नहीं लगेगा। Hence, this statement in the memorandum comes from 206C1H and not 194Q, and not 194Q, not 194Q. इस 194Q और 206C1H को हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये मेरा ईयर वाइज है, 21, 22, 23, 24 ईयर वाइज। सेलर जिसपे 206C1H है, बायर जिसपे 194Q है। तो जो सेलर होगा उसकी सेल होगी, वो पैसा रिसीव करता है, उस पर टीसीएस कब लगेगा, और बायर परचेज करेगा, वो पेमेंट करेगा, उस पर टीडीएस कब लगेगा, और ये क्लोजिंग बैलेंस। फर्स्ट ईयर 2021 मार्च एंडिंग, सेलर ने सेल किया 80 लाख का, बायर के ऊपर तो 194Q इस साल एप्लीकेबल ही नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज सेक्शन ही नहीं था। सेक्शन ही 1 जुलाई 2021 से आया। सो बायर के लिए नो कंप्लायंस। बायर मेक्स अ पेमेंट ऑफ 40 लाख, बायर मेक्स अ पेमेंट ऑफ 40 लाख। सेलर के हाथ में 50 लाख को क्रॉस नहीं किया, हेंस नील टीसीएस, नील टीसीएस। 80 की सेल की, 40 की रिसिप्ट हुई, 40 का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। अगले साल 40 का मेरा ओपनिंग बैलेंस आ गया। इस साल सारी ट्रांजैक्शन मेरी 1 जुलाई 2021 के बाद है। सेलर ने सेल किया बायर को 50 लाख का, बायर के ऊपर टीडीएस की प्रोविजन एप्लीकेबल हाँ है, लेकिन क्या ये 50 लाख क्रॉस किया? नहीं किया, नील, जीरो। तो एप्लीकेबल है बट नील टीडीएस। डिफरेंस बिटवीन नॉट एप्लीकेबल एंड नील कम्स हियर। इसने पेमेंट की वापस 60 लाख की, जिसमें पुराना था 40 लाख, बट पेमेंट की। सेलर को क्या 50 लाख को क्रॉस किया? यस किया, 10 लाख से। सो 10 लाख पे वो टीसीएस कलेक्ट करेगा, 10 लाख पे वो टीसीएस कलेक्ट करेगा। 40 प्लस 50 इज 90, 90 माइनस 60 इज 30, 30 का क्लोजिंग बैलेंस। अगले साल मेरा 30 ओपनिंग आ गया। इस साल फिर इसने 80 लाख की सेल की, बायर के पास 50 क्रॉस किया, यस किया 30 से, तो 30 के ऊपर टीडीएस डिडक्ट कर लिया उसने।
आपको हर एक की सेपरेट कंप्लायंस देखनी पड़ेगी, बायर की अलग, सेलर की अलग। आप दोनों को मिक्स करेंगे तो देयर वुड बी एन इशू। सी फ्रॉम देयर ओन एंगल, बायर makes a payment of 50 lakhs, seller hands 50 lakhs exceeding, no, so nil TCS. 30 plus 80, 110 minus 50, 60 lakhs. 60 lakhs comes the opening balance. Seller again makes a sale of 80 lakhs. Again it exceeds 50 lakhs. So 30 के ऊपर TDS. नील करना था, 140 की पूरी पेमेंट कर दी। अब ये सेलर जो है TCS कितने पे कलेक्ट करेगा, 90 पे, 60 पे, 40 पे, नो वन नोस। सेलर का भाई 140 माइनस 50 90 पे, या फिर का ये 60 पे तो TDS डायरेक्ट हो गया ना, माइनस 60 30 पे, या फिर वो ये कहे कि ये 30 था, ये तो मेरा एग्जेम्प्टेड वाले में से था, सो प्लस 30 60 पे। सो देयर वुड बी क्वेश्चन ऑन द सेलर। any issues up to this point? Any issues up to this point, please? 50 लाख की एवरी ईयर एग्जेम्पशन मिलेगी। एक क्वेश्चन मेरा यहां पे, सेलर की सेल पिछले साल 10 करोड़ क्रॉस कर रही थी, बायर की नहीं कर रही। सेलर बायर में एग्रीमेंट, सेलर कहता है भाई मैं जो है TCS VCS के चक्कर में नहीं पड़ता, तू मेरा 194 क्यू में TDS डिडक्ट कर लीजिए। बायर ने उसका 194 क्यू में TDS डिडक्ट कर लिया 0.1%। नाउ इज देयर लायबिलिटी ऑफ द सेलर टू कलेक्ट TCS आल्सो? दिस इज माय क्वेश्चन। उसने TDS 194 क्यू में डिडक्ट कर लिया, is there a requirement to collect TCS also? This is my question, please answer in the chat box. सुदेश जी का आंसर आया, और किसी का आंसर? TDS डिडक्ट हो गया 194 क्यू में, फिर भी TCS कलेक्ट होगा 2061H में। Why? Two answers, both yes. Why? I want to know the reason. Why so? एक ट्रांजेक्शन में TDS डिडक्ट हो चुका है 194 क्यू में, तो why TCS is applicable? सुदेश जी का कहना बिल्कुल सही है। उनका कहना कि एज इट वाज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS। रिक्वायरमेंट क्या है? दैट इन केस द बायर इज, प्रोविजंस आर मैंडेटरी। इसका ये है क्योंकि 2061H में लिखा हुआ है, इफ द ऑन दैट ट्रांजैक्शन द बायर इज लायबल टू डिडक्ट TDS एंड हैज डिडक्टेड, देन इट विल नॉट अप्लाई। सो दोनों कंडीशंस मीट आउट होनी चाहिए। He was not liable. He was not liable. Hence it is not required. Hence it is not required. अच्छा, एक क्वेश्चन और, ये जो मेरा स्क्रैप है, स्क्रैप 2061 में आ जाता है, बट स्क्रैप पे अगर फॉर्म 27C मिल जाता है तो उस केस में TCS कलेक्ट नहीं होता। तो क्या उस केस में 194 क्यू एप्लीकेबल हो जाएगा? क्या उस केस में 194 क्यू एप्लीकेबल हो जाएगा?
स्क्रैप पे क्योंकि 206C1 में कवर्ड है, so when it is covered under 206C1, so scrap is not covered under 194Q. But if on the scrap the TCS is not collectible due to manufacturer giving this 27C जो भी फॉर्म है वो, तो उस केस में क्या 194Q की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी? सुदेश जी कहना नो, कोई और व्यू? कोई और व्यू? नो, दो लोगों के आंसर आ रहे हैं, दोनों को कहना नो। Now let us see the law behind this. 194Q versus 206C1H. Exemptions. 194Q 6B says the provisions of this section shall not apply to a transaction on which tax is collectible under section 206C, other than a transaction to which 206C1H applies. 206C1H क्या कहता है? It would be applicable to all except other than goods being exported out of India or goods covered under 1F and G. 206C1H is giving exemption to the goods which are covered under 1F and G. So scrap on which TCS is not collectible, but scrap is covered under 1. So no 206C1H. Not on motor car 1F, because the goods को exempt किया गया 206C1H में, but 194Q में tax is collectible under 206. In this case, tax is not collectible under 206C1A. यहाँ के एक्सेप्शन में गुड्स की बात की, यहाँ पे ट्रांजैक्शन टैक्स कलेक्टेबल की बात की. So in 206C1H, scrap is not covered, for which the certificate is given by the manufacturer 27C. But here 194Q 6B, tax is not collectible under 206C. So on that scrap, the TDS is applicable. And interesting language use, the language which has been used that talks about this. And from where it comes further, because last year when 206C1H clarification was given, they gave clarification for 206C1H and 1F. They mentioned 1F is for a single motor vehicle. For more single motor vehicle, 1H is applicable. So they said the receipt from dealer of motor vehicle is covered by 1H and not 1C1F. यानी जब मैन्युफैक्चरर डीलर को दे रहा था उस पे 206 डीलर टू डीलर it was under 206C1H not 1F. और अगर सेल तो कंज्यूमर को है 10 लाख से नीचे वाले थे तो उस केस के अंदर 10 लाख अगर वो 50 क्रॉस कर जाएगा 50 लाख रुपए तब 1H एप्लीकेबल हो जाएगा. और अगर सिंगल मोटर व्हीकल 10 लाख से ऊपर है तो 1F एप्लीकेबल होगा 1H एप्लीकेबल. सो लास्ट ईयर ये इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी थी. लास्ट ईयर दे गेव दिस क्लैरिफिकेशंस. एनी डाउट ओवर दिस प्लीज? हाँ जी, कोई डाउट किसी को? No, great. चलिए. Now this CBDT again gave certain guidelines, and
सर्कुलर नंबर 13 डेटेड 30 जून, 1 जुलाई से एप्लीकेबल होना था, 30 जून को ये सर्कुलर आ गया, गाइडलाइंस आ गए। And these guidelines are mandatory. The guidelines itself, the section says that any guidelines issued would be mandatory both on the assessee as well as the department. So this circular is mandatory for both, So understand this, what has been said under this circular. First of all, exemption दी गई कि जो transactions मेरा securities and commodities which are traded through recognized stock exchange on IFSC, उसके ऊपर नहीं होगा। एंड सेकेंडली जो मेरे पावर एक्सचेंजेस के थ्रू पावर इलेक्ट्रिसिटी खरीदी जाएगी उस पर नहीं होगा, राइट, उसके ऊपर नहीं होगा। देन फर्दर दे सेड कैलकुलेशन कैसे करेंगे थ्रेशोल्ड की, एंड दिस इज ऑन द सिमिलर लाइंस व्हिच वाज देयर अंडर 2060(1)H, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई मेरा पेमेंट या क्रेडिट 1 जुलाई से पहले है, that will not be counted. On that there would be no TDS. यानी कि मान लीजिए मैंने 1 करोड़ रुपए की एडवांस पेमेंट कर दी 30 जून तक 1 जुलाई से पहले और बिल बाद में आए, नो TDS। या फिर मैंने परचेज कर ली 1 जुलाई से पहले, पेमेंट उसके बाद कर रहा हूं, 30 जून तक मैंने परचेज कर ली 1 करोड़ की, पेमेंट अगले में कर रहा हूं, on that no TDS. But to calculate that limit of 50, it is for the whole year, so I have to calculate from 1st April itself. यानी कि फॉर एग्जांपल कि मैंने 40 लाख की परचेज 30 जून तक कर ली, and another 40 lakhs I purchase after 1st July. So total is 80 minus 40 minus 50. I can include that first 40 also. So on that 30 I'll have to deduct TDS. मान लीजिए कि up to 30th June I had purchased 1 crore rupees, no TDS on that, and thereafter if anything I purchased from the same person after 1st July, even 10 lakhs, then on 10 lakhs also TDS would be required. So first, this was same for 2061H, same. And as regarding GST, they gave a clarification for GST and purchase return that no TDS on the GST portion unless GST is not charged specifically. यानी कि अगर आपका कंपोजिट डीलर है तो कंपोजिट डीलर के केस में उसके इनवॉइस के ऊपर अगर वो 50 लाख रुपए से ऊपर का सिंगल है, उसमें पूरे अमाउंट पे आपने TDS डिडक्ट करना है। अगर GST सेपरेट चार्ज है तो GST पोर्शन पे आपको TDS डिडक्ट नहीं करना। TCS के केस में GST पोर्शन पर भी TCS कलेक्ट होगा because that is on receipt of sale consideration. But if suppose you have paid an advance payment, सारी advance payment, then you cannot say how much is the TDS portion or GST portion. फिर तो पूरे पे जमा हो जाएगा TDS. And purchase return, in case you have deducted TDS, that TDS you can adjust against the next purchase from the same seller. So that return, that TDS which you have deducted can adjust against the later purchases for the purchases returns. Then again, certain exemptions they have clarified, of course, that it is not applicable to the exports. So the exporters, they need not deduct TDS under 194Q when they purchase the goods from the Indians. If they are not having any, the purchase is not due to the seller is not having a P in India, is it not affected through that P in that case. Similarly, the exemption is given for seller's whole income is exempt under Section 10 or any other act passed by the Parliament. So farmers have got a huge relief, both under 194Q as well as 206C1H. Farmers, not Aartiyas, not the traders, but persons whose income is exempt under Section 10. TDS on advance payment, yes, it is required. So they have again clarified in this guidelines. Not applicable to buyer in the year of incorporation. This is quite obvious, but lots of questions were asked because when in the year of incorporation there would be no turnover in the previous year.
So of course it would not be applicable. And this is very important for this 10 crore limit. Sale or gross receipts of or turnover from the business is to be seen, not from the profession or any other activity. So from the business it should exceed rupees 10 crores. If the TDS is deducted by the e-commerce operator, including transactions on which no TDS is required due to 194.02, जो कि 5 लाख रुपए की लिमिट है टू इंडिविजुअल एचयूएफ, तो अगर 194O में TDS की रिक्वायरमेंट है, then no TDS under 194Q, e-commerce operators वाला. If TDS by the e-commerce operator under 194O, then no TCS also, ये भी clarification यहाँ पे दे दिया, then no TCS under. तो 194O में TDS डिडक्ट हो गया, तो no TDS, no TCS on that transaction. If a transaction is both within the purview of 194O as well as 194Q, then 194O only and not 194Q. So again, repeating what they said. If a transaction is both within the purview of 194O as well as 206C1H, again 194O, that would prevail. Transaction shall come out from the purview of section 206C1H after tax has been deducted by the e-commerce operator. So he has to be very, very clear कि भैया टैक्स डिडक्ट हो जाएगा, उसके बाद ही बाहर आएगा, वरना 206C1H की लायबिलिटी रहेगी, because the section says 206C1H, जैसे हमने डिस्कस किया, liable to deduct and as deducted. Here the primary responsibility is on the e-commerce operator of for TDS under 194O, and the responsibility cannot be condoned if the seller has collected TCS under 206C1H. So they have categorically mentioned here. But you know, a thing which they have done in this guidelines is a point of discussion or debate, I would say. They have given the reason thereof, 194O and 206C1H, 194O and 194Q. Reason क्या दिया? Reason ये दिया, because the rate of TDS under 194 is higher than of 206C1H. My view is a bit different. This cannot be a reason, but they have written the reason in the guidelines which have been notified through the circular. So mentioning such a reason is totally out of the context of the law. Keeping law aside कि भैया इसका टैक्स रेट ज्यादा है, आपने इसमें डिडक्ट कर लिया तो इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है. So if that is the thought process of the department, then we should use this circular. रीजन है कि वहां पे मैंने टैक्स ज्यादा दे दिया, तो मैं कहीं पर भी पता नहीं कितने केसेस में यूज करूंगा. दिस इज थॉट प्रोसेस ऑफ द डिपार्टमेंट ना. दो लोगों में डिफरेंट टैक्सेस हो रहा है, एक ने ज्यादा दे दिया, उसने ज्यादा दे दिया, तो यहाँ किससे होगा? दिस इज द रीजन गिवन फॉर दैट. द मेन इंटेंशन इज टू कलेक्ट टैक्स, नॉट टू comply the law. So this has been stated in the circular itself. Then, if a transaction is both within 194Q as well as 206C1H, then 194Q would apply, and again that transaction will come after the TDS has been deducted on that buyer under 194Q. 206C1H से तभी बचेंगे, otherwise नहीं बचेंगे. And then came another circular, another clarification, which in fact changed the whole 194Q. In my view, they say, however, if for any reason tax has been collected by the seller under 206C1H before the buyer could deduct under 194Q on the same transaction, such transaction would be not subject to TDS again. This is not given under 194Q. This is not given under 194Q, but now this is in the guidelines, and that is mandatory both on the assessee. So they have made that legislation through a circular. Delegated legislation making legislation. But yes, this is mandatory. I can, if required, I can use this.
I can use this. Understand? This has made it's totally different. ऐसा कभी हो सकता है क्या? वैसे ऐसा कभी हो सकता है क्या कि टीसीएस पहले कलेक्ट हो जाए, टीडीएस बाद में होगा? कभी हो सकता है केस? ये जो इनवॉइस के अंदर टीसीएस चार्ज कर रहे थे, is charging the TCS in the invoice collection of TCS, or the TCS would be payable when the money is received at the time of the my sale invoice receipt? कब होगा? Please answer. जब उसकी पेमेंट आएगी तब टीसीएस कलेक्शन की जमा कराने की जिम्मे आएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या इट वुड कम एट द टाइम ऑफ चार्जिंग इन द बिल? So that is when money is received. Any other view? Any other view? Other members are also free to answer, and they should. Any other view, please? कब होता है इनवॉइस में चार्ज करने पे? जब पैसा आता है तब। सुदेश ये कहना है जब पैसा आता है तब। एनी अदर व्यू? और किसी का व्यू नजर नहीं आ रहा मेरे को। एक्चुअली देखा जाए तो हम 2061 पढ़ते हैं। 2061 कहते हैं कि टैक्स इज टू बी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ डेबिट, टू द assessee, or payment received whichever is earlier, पेमेंट और डेबिट whichever is earlier के ऊपर आपने टीसीएस कलेक्ट करना है। How do they collect TCS? They collect TCS by charging it in the invoice. इनवॉइस में चार्ज किया यानी मनी कलेक्ट हो गया, TCS कलेक्ट हो गया, and the moment you have collected it on behalf of the government, it is government money. You have to deposit within 7 days of the next month. So in the 2061H also, you have the assessee has left aside the receipt of money, but he has collected TCS. The moment he has collected TCS by charging in the invoice, he'll have to deposit it by the 7th of the next month. If not, then there is a delay. गवर्नमेंट के नाम से अगर आप कलेक्ट कर लेते हैं, then there is no option but to deposit by 7 months. So charging in the bill, in my view, is collection. In my view, is collection. So now let us, and the reason why they have brought it, that कि अगर मान लीजिए मेरे किसी इनवॉइस में टीसीएस कलेक्ट हो गया तो उसने पहले कलेक्ट कर लिया तो आपको टीडीएस की जरूरत नहीं है, दो अगेंस्ट द लॉ बट इट इज इन द गाइडलाइंस। एंड द रीजन अगेन व्हाट दे हैव गिवन इज दैट कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का टीडीएस का रेट सेम है, टीडीएस और टीसीएस का रेट सेम है, जिसमें मर्जी पहले कर। सो आई डोंट नो व्हाई वाज देयर होल लॉट्स ऑफ ह्यू एंड क्राई एंड अदर थिंग्स, बट यस the reason which they have given has has brought to our mind, okay, what is the logic behind this? If this is the logic, then I don't think so this is the right logic in my view, personal view. Let us just recollect the exemptions from 194Q.
First of all, of course, purchases from non-residents, imports are exempt. No TDS on that. Exports are exempt. No TDS by the exporters. Then any transaction on which TDS is deducted under any other section, that is 194C, 194O, उस पे TDS deduct हो गया तो इस पे नहीं होगा. Then my transactions on the power exchanges for the electricity and renewable energy certificates and energy saving certificates. Then my securities and commodities through IFSC, उनके लिए exemption दी है. Recognized clearing corporations, including recognized stock exchange or recognized clearing corporations located in IFSC. Then comes if buyer sales or gross receipt from turnover from the business does not exceed 10 crore. जितने स्कूल हैं, जितने हॉस्पिटल हैं, सारे एग्जेम्प्ट. हॉस्पिटल कितनी परचेज करते हैं? बिकॉज दे आर नॉट डूइंग बिजनेस. जो 12A में रजिस्टर्ड है, अपोलो जो लिस्टेड है उनकी बात छोड़ दो. जो लिस्टेड जो आपके एग्जेम्प्टेड है सेक्शन 12 में, दे आर नॉट डूइंग बिजनेस. तो स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज सब के सब 194Q से बाहर. वो जिससे परचेज कर रहे हैं लाखों करोड़ों में, नो टीडीएस ऑन दैट. नो टीडीएस ऑन दैट. एंड ऑल्सो दो they are exempt from 2060(1)(h), central government, state government, embassy, high commission, local authority, but 194Q. अरे ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का भी बिजनेस नहीं होता, एम्बेसी, हाई कमीशन का बिजनेस नहीं होता, लोकल अथॉरिटी का कोई बिजनेस नहीं होता. सो देयर टर्नओवर, देयर ग्रॉस रिसीप्ट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड. सो ह्यूज स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना खरीदती है? फर्नीचर, stationery, your computer equipments, all are gone. No TDS on that. They are one of the huge buyers. The government, state government, not PSUs. PSUs are covered. State government, central government, schools, hospitals, they all are out from 194Q. They all are out. फिर पर्पस क्या था 194Q लाने का अगर they all are out? Because they are the major purchasers. Right? If seller's income, whole income is exempt under section 10, Parliament, ये farmer को एक huge relief, which is quite fair. That seems so. Then transaction on which 206C is applicable. Collectible taxes collectible. ये section में दे रखा 194Q में, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया. एंड टैक्स हैज बीन कलेक्टेड, ये फिर मेरे गाइडलाइंस से आया अंडर 206C(1)(h) बिफोर द बायर कुड डिडक्ट अंडर 194Q. राइट. एक ये टीडीएस, टीसीएस और नॉन आईटीआर फाइलर्स, ये सबको पता है बेसिकली दैट यस, अगर आपकी आईटीआर फाइल नहीं हुई, in that case you will have to deduct higher of the rate, which is twice the rate specified, or rates in 4 or 5%. इसके लिए there is a compliance portal. I'll talk about that. ये वाली स्लाइड में दोबारा आता हूँ. compliance portal है report.insight.gov.in. यहाँ पर आप जरूर अपने क्लाइंट्स को रजिस्टर कराएं, हर एक को, उनके जिसकी 10 करोड़ से ऊपर है, उनके बायर को, सेलर को, सबको कराना पड़ेगा आपको. एंड देन सेकेंडली जिसका टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग योरसेल्फ, बिकॉज यू आर चार्जिंग इनवॉइस फॉर योर कंसल्टेंसी और ऑडिट, सो आपका भी टीडीएस डिडक्ट होना है. सबका आप पहले रिपोर्टिंग पोर्टल पे जाएं, वहां पर जो प्रिंसिपल ऑफिसर है उसको रजिस्टर कराएं विद द टैन ऑफ दैट असेसी. टैन ऑफ द असेसी के साथ प्रिंसिपल ऑफिसर को रजिस्टर करें. देन प्रिंसिपल ऑफिसर, then he can have access to the compliance check facility. वहां पर पैन बेस्ड पैन नंबर डालें and then note it down कि किस तारीख को आपने देखा. Also there is a bulk search mode with the CSV template. आपको यहां से करना है.
One important thing out here I would like to say is in relation to what I say, this TCS compliance rule 31AA47 जो ये कहता है कि TCS की जो रिटर्न भरेंगे फॉर्म 27EQ, वो कहते हैं कि आपने TCS अगर कलेक्ट नहीं किया ड्यू टू दीज रीजंस तो आपको फिर भी 27EQ में भरना है। व्हाट इज दैट? TDS की वजह से TCS कलेक्ट नहीं हुआ। अंडरस्टैंड? बायर ने TDS डिडक्ट कर लिया इसलिए आपने TCS नहीं किया। सारी डिटेल यहाँ पे डालिए, फिर इसके अंदर वो आपको पूरी डिटेल मांगता है, उसका पैन वैन सब कुछ डिटेल देना पड़ेगा। प्लीज अंडरस्टैंड 194O, 194C, 194Q किसी में भी इस पे TDS डिडक्ट हो गया, इसकी वजह से आपने TCS कलेक्ट नहीं किया तो डिटेल आपकी रिटर्न में जाएगी 27EQ में। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इंपोर्टर, इससे आपने TCS कलेक्ट नहीं किया, इन दैट केस जाएगी, और एग्जेम्प्ट अंडर एनी नोटिफिकेशन उस सारे की डिटेल इसमें जाएगी। एंड ऑफ कोर्स ये तो उन्होंने कह ही दिया कि अगर 2060, 1F, 1G, 1H TCS का क्रेडिट जब मिल जाएगा तब आपका कलेक्ट हो गया एंड पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसको कोरिलेशन नहीं करेंगे आपकी ITR से, आपकी इनकम जो आपने दिखाई उससे कोरिलेट नहीं किया जाएगा। Any questions on this 194Q 206CH circular against the law which prevails? सुदेश जी आप देखो 194Q 206C1H both states that any guidelines which are issued under this section for removal of difficulty, that would be mandatory both on assessee and the department. This is that guideline. It is as per the section, so it would prevail. It is as per the section ना, और वैसे भी beneficiary है assessee के लिए. This circular is otherwise also binding on the department, but this is as per section which says it is binding both on assessee and the department. Any other question on 206C1H, 194Q? Any question? नहीं, चलिए। Now let us take care of this ITR due dates. ये पोर्चुगल स्पाउस का क्योंकि 50% होता है तो उनकी सेम डेट कर दी जो उनके पार्टनर की है, और टीपी के अंदर एक ये बेनिफिट दे दिया कि पार्टनर टीपी का है चाहे उसकी रेम्यूनरेशन है या नहीं है, जो अगर टीपी की है तो सारे पार्टनर्स की ड्यू डेट 30 नवंबर रहेगी ITR फाइल करने की। सर उसमें अगर TCS की रिटर्न्स में वो डिटेल नहीं डाली क्योंकि TDS कट चुका है तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या, वो पेनल्टी वही चलेगी 200 पर डे एंड ऑल दैट? नहीं TDS सुदेश भाई अगर मैंने रिटर्न उसकी फाइल कर दी तो डिले इन फाइलिंग जो है ना, डिले इन फाइलिंग के अंदर कोई वो आएगा नहीं क्योंकि मैंने फाइल कर दी टाइम से। जी सर जी। तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा सर अगर डिटेल नहीं डाली हमने इसमें? एक तो रिटर्न डिफॉल्ट हो गई, पॉइंट नंबर 1। दूसरा उसका ऑडिट तो होना ही होना, 10 करोड़ से ऊपर है जी। तो ऑडिटर को जब TDS TCS के अंदर वो कहता है कि सारी इंफॉर्मेशन भरी है कि नहीं भरी, तो उसकी डिटेल ऑडिटर को देनी पड़ेगी। ओके, है ना अपने 34 के अंदर? जी वो ऑडिट उसमें भी जाएगी, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में। हाँ, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को हमारे ऊपर आ गया सारा कुछ जी। हमको डिटेल देनी पड़ेगी, वो दे नहीं तो हमको देनी पड़ेगी। ठीक थैंक यू सर। थैंक यू। यस, अब मेरे लोग बाग अभी भी आते हैं कि असेसमेंट ईयर 2021 की रिटर्न फाइल हो जाएगी क्या?
फिर हम 1192B का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। बट नाउ द रिवाइज रिटर्न वी नो 31 दिसंबर, बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर। इस साल चलो 1 महीने की एक्सटेंशन और करके एक्सटेंशन भूल जाए, बट सब क्लाइंट्स को ये बताना पड़ेगा जो मार्च में आते हैं, आदत डालनी पड़ेगी कि भैया आप नया साल आपके साथ मनाएंगे, नया साल आपके साथ मनाएंगे, अनलेस वी आर ऑफ that courage that we can dictate the client and tell them, okay, if you 31st December you are celebrating, we are also celebrating, so come by 30th December or say 25th December, whatever you want. So it is how you practice that becomes very important. And earlier, what was the late fee for filing this return? Earlier the late fee for filing the return was in case of say you filed by 30th September, it was 5,000 rupees, and 31st December it was 10,000 rupees. तो वो तो सभी के केस में 10,000 हो गई थी सर आपकी बात। हाँ नहीं, वो 31 जुलाई और 31 अक्टूबर की ड्यू डेट थी। अब उन्होंने क्या कर दिया, वो 10,000 की नहीं, उन्होंने ये कह दिया 234F में 5,000 रुपए अगर 139 मंथ से डिलेड है तो, यानी जो 30 सितंबर अभी आ रहा है, वैसे 31 जुलाई मान लेते हैं हम, एक्सटेंशंस की बात नहीं करते, 31 जुलाई के बाद जो फाइल करेगा 5,000 रुपए की लेट फी। था जुलाई टू सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर टू दिसंबर, जुलाई टू दिसंबर खत्म हो गया। जुलाई टू दिसंबर तो लास्ट टाइम भी खत्म हो गया था सर। क्यों? और एक्सटेंशन छोड़ दे। जी जी डेट एक्सटेंड हो गई थी ना सर। हाँ, एक्सटेंशन को छोड़ दें, लॉ समझ लें। हाँ लॉ तो फिर लॉ ठीक। हाँ, इस साल भी जो एक्सटेंशन होगी, एक्सटेंशन को माइंड में रख के प्रोविजन समझेंगे तो दिक्कत रहेगी। सही बात। तो लेट फी 5,000 रुपए और 5 लाख से नीचे तो 1,000 रुपए। 234H नॉन इंटीमेशन ऑफ आधार, ये 2-4 बार एक्सटेंड हो गया, 1,000 रुपए इसके लगेंगे। तो गवर्नमेंट 1,000 रुपए आधार नॉन इंटीमेशन के ले रही है, हम लोग पैन के लिए कितने पैसे ले रहे हैं आई डोंट नो। सो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। या गवर्नमेंट को 5,000 की फीस दे देंगे, आईटीआर की कितनी फीस ले रहे हो? गवर्नमेंट की पैन तो कॉम्प्लीमेंट्री चल रहे हैं सर। देखो सरकार इज सो प्रोफेशनल, government is professional, we at least need to learn from so many people, advocates, government, big four, we need to learn how to take money, how to take our appropriate fee. What I'm talking about. Yes. Now going for this partnership retirement reconstitution, पहले ये होता था पार्टनर के रिटायरमेंट रिकंस्टिट्यूशन के अंदर, जब से ये प्रोविजन आया था, पार्टनर को छोड़े, पहले हम कंपनी की बात करें, इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे ली जाती थी। आज से कई साल पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी ली जाती थी एक कंपनी के अंदर, AB प्राइवेट लिमिटेड जी। इमूवेबल प्रॉपर्टी 1 करोड़ की, शेयर होल्डर्स पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपीस, अनसिक्योर्ड लोन 99 लाख रुपीस। इधर प्रॉपर्टी का सर्कल रेट कितना है? अब 1 करोड़ की जगह ये 10 करोड़ हो गया। लेकिन वो क्या करते थे, ए और बी को बेचनी होती थी, वो कहते सी और डी आ जाएंगे, तो सी और डी अनसिक्योर्ड लोन में आएंगे 99 लाख का, है ना, और सी और डी ए और बी से शेयर खरीद लेंगे 1 लाख का 1 लाख में। तो 1 करोड़ लेके आए, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 करोड़ में लगे, नो स्टैंप ड्यूटी, नो इनकम टैक्स, नो कैपिटल गेन। बट देन फ्रॉम असेसमेंट ईयर 17-18 द रूल 11UA वाज अमेंडेड। उन्होंने कहा ठीक है जी, नथिंग डूइंग, ये जो शेयर की वैल्यू करेंगे आप अनलिस्टेड की, इसके अंदर अगर आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, तो उसको फेयर मार्केट वैल्यू पे करेंगे। तो अब मेरे इस 1 लाख रुपए की वैल्यू कितनी हो गई एज पर रूल 11UA? इट केम टू 9 करोड़ 1 लाख रुपीस। तो अब जो सी और डी को है 99 लाख रुपीस पूरे कंपनी में अनसिक्योर्ड लोन लेके आने हैं, और ए और बी को जो शेयर की वैल्यू खरीदनी है 9 करोड़ 1 लाख।
पूरे 10 करोड़ आ रहे हैं और ए और बी को 9 करोड़ के ऊपर टैक्स देना पड़ रहा है आफ्टर इंडेक्सेशन व्हाटएवर इट में। देन स्टार्टेड माय पार्टनरशिप फर्म्स ए बी एंड कंपनी। चल रहा था इसमें भी यही मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी 1 करोड़ की, ए और बी पार्टनर 50-50 लाख के। वो कहते भैया अब ये प्रॉपर्टी जो है दूसरे को देनी है, लेकिन मेरे को 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ की प्रॉपर्टी का सर्कल रेट है, 10 करोड़ के वाइट चाहिए। तो क्या करते थे एडवाइस, क्योंकि वी डू टू वेरियस जजमेंट्स, कहते इसकी रिवैल्यू कर लो जी, ये 1 करोड़ को कर लो 10 करोड़ और रिवैल्यूएशन रिजर्व को पार्टनर कैपिटल में डाल दो। सी और डी आएंगे, सी और डी 5-5 करोड़ रुपए लेके आएंगे, ए और बी को 5-5 करोड़ रुपए दे देंगे। ना रिवैल्यूएशन के ऊपर कोई टैक्स लगा, ना रिवैल्यूएशन पे कोई टैक्स लगा, ना पार्टनर कैपिटल में जितना बैलेंस है उसको लेके गए उस पर टैक्स लगा। उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, नाउ चेंज दिस। सो इन द यूनियन बजट दे इंट्रोड्यूस 2 सेक्शंस 45(4) and 45(4)(a). But when the Finance Act finally came to the amend, they finished 45(4)(a) and introduced 9(b). 9(b) read with 45(4). 45(4) पहले भी ये था कि अगर कोई एसएससी अपना कैपिटल एसेट, कोई पार्टनर अपना कैपिटल एसेट लेके जाता है तो उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर फर्म को टैक्स देना होगा। नाउ दे हैव प्रोवाइडेड दैट वेयर पार्टनर रिसीव्स एनी कैपिटल एसेट और मनी ऑन रिकंस्टिट्यूशन, रिटायरमेंट को 9(b) में ले गए, डिसोल्यूशन को लेके गए, चले गए 9(b) के अंदर। सो कैपिटल एसेट और मनी ऑन रिकंस्टिट्यूशन, the capital gains would be in the hands of the firm, and calculation would be how? A is equal to B plus C minus D, where A is my gain, B is the money received, C is the fair market value of the asset, and D is the balance in the capital account as reduced by the revaluation and self-generated goodwill asset. अब इस केस के अंदर कैसे कैलकुलेशन हो जाएगी? इस केस में होगी B, that is money received 10 करोड़, plus C, fair market value of the asset 0, minus D, which is capital account का balance 10 करोड़ minus revaluation 9, that is equal to 1. So A is equal to 9. 9 करोड़ के ऊपर फर्म टैक्स देगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। And in case of A being negative, value is to be nil. No loss allowed, no loss allowed. और 9(b) के अंदर introduced for dissolution or reconstitution both for capital as a stock in trade, not money, capital as or stock in trade, क्योंकि जब dissolution होगा तो वो capital asset लेके जाएंगे ही ना। And the calculation would be same as per this formula, A is equal to B plus C minus D. And ये रिडक्शन फ्रॉम द सेल कंसिडरेशन, ये जो 9 करोड़ रुपीस है, इसको कहते हैं जब आप बेचोगे तो 45(4) के अंदर जो आपका कैपिटल गेन दिया वो 48 में रिड्यूस कर लेना। उसके एग्जांपल्स भी दिए हैं। लेट अस सी दोस रूल्स एंड क्लैरिफिकेशन व्हिच इज गिवन ऑन 45(4) एंड 9(b). उन्होंने सबसे पहले कहा कि रूल 8AA5 पीरियड ऑफ होल्डिंग, इफ कैपिटल गेन इज अंडर सेक्शन 45(4) then short-term capital asset, if capital asset which is short-term capital asset at the time of taxation of amount, यानी जिस वक्त वो पार्टनर जा रहा है कितने टाइम तक उस पीरियड को उस कैपिटल एसेट को फर्म ने होल्ड किया, कैपिटल एसेट लेके जा रहा है। एंड इफ द कैपिटल एसेट इज फॉर्मिंग ब्लॉक ऑफ एसेट देन ऑल्सो इट विल बी शॉर्ट टर्म। अगर शॉर्ट टर्म है वो 3 साल से कम का पीरियड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी 2 साल से कम का है, और ब्लॉक ऑफ एसेट्स का है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा उस केस में। अदर्स इट विल बी लॉन्ग टर्म। कैपिटल एसेट बीइंग सेल्फ जनरेटेड एसेट एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल विल आल्सो बी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इफ इट इज attributable to the capital asset which is not covered above and is long term capital asset at the time of taxation। 3 साल से ऊपर का होना चाहिए, या इमूवेबल प्रॉपर्टी 2 साल का ऊपर होना चाहिए। तो कब वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, कब वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, दैट दे हैव
given this clarification in this circular. Then rule 8AB insert किया. Rule 8 ऑलरेडी था, 8AA ऑलरेडी था, अब 8AB इंसर्ट किया फॉर द एट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कि भाई 45(4) के अंदर हम कितना इनकम एट्रीब्यूट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 48 व्हेन द एसेट इज फाइनली सोल्ड बाय दैट फर्म. इस केस के अंदर फर्म को 5C फॉर्म फाइल करने पड़ेगा विद इन द ड्यू डेट बाय द ड्यू डेट अंडर 139(1) जिस साल के अंदर कैपिटल गेन लगा 45(4) में. तो एक नया फॉर्म है फॉर्म 5C जिसमें बताएगा किस एसेट के ऊपर कितना एट्रीब्यूशन हुआ. रिवैल्यूएशन ऑफ एनी एसेट, कैपिटल एसेट और वैल्यूएशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड एसेट और सेल्फ जनरेटेड गुडविल would be allowed only if it is based upon a valuation report obtained from a registered valuer as under 11 UG. वो जो वेल्थ टैक्स में था, कहते हैं वेल्थ टैक्स में जो रजिस्टर्ड था, जो मेरे इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हैं वैल्यूअर्स, उन्हीं के बेसिस के ऊपर आपके कैपिटल एसेट का वैल्यूएशन होना चाहिए. किसी और की वैल्यूएशन वो नहीं मानेंगे. Depreciation will not be allowed on the increase in the value of asset on the account of its revaluation or recognition in the value of self-generated goodwill. ये स्लाइड रिपीटेड है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा. सर्कुलर नंबर 14 2nd July 2021. Rule AB also applies to the block of assets. If the capital asset is remaining with the firm which is forming part of the block of asset, the amount attributed to such capital asset under Rule 8B shall be reduced from the full value of the consideration for the purpose of WDV under Section 50. इसको एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं अपन. A और B की बैलेंस शीट जो है, ABCN कंपनी की बैलेंस शीट पिछले 3 साल से सेम है. कैपिटल 3 पार्टनर है ABC, तीनों के 10 लाख. इसमें 3 एसेट है, लैंड S, TNU, तीनों 10 लाख. सो 30 लाख की कैपिटल, 30 लाख की एसेट्स. इन्होंने लैंड को रिवैल्यू किया, S और T इन दोनों को 70 लाख और U को 50 लाख. देन पार्टनर A बाहर जाना चाह रहा है. वो क्या लेके जाना चाह रहा है? लैंड U प्लस 11 लाख. लैंड यू जो 50 लाख की है प्लस 11 लाख. नाउ अज्यूम द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ लैंड इज 15 लाख कि 3 साल से पुरानी है, तो उसकी इंडेक्सेशन करके 10 से 15 लाख हो गई. तो अब इसकी टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी? ABCN कंपनी के हाथ में टैक्स की कैलकुलेशन. ये अंडर सेक्शन 45(4) एक सेकंड ये इसका जरा ये पहले 9B का देख लेते हैं, वो जरा नंबरिंग फाइनल कर दूंगा. 9B के अंदर फर्म के हाथ में टैक्स. इन दिस केस व्हेन देयर इज अ रिकंस्टिट्यूशन, सेल हुई है मेरी 50 लाख की, बिकॉज इन द ईयर इन विच द कैपिटल एसेट इज बीइंग taken by the partner, it would be treated as capital gain in the year in which that asset is being taken, minus index cost 15, 35 lakhs long term capital gain. और टैक्स कितना बैठा? 7 लाख, 20% विदाउट सरचार्ज से अभी मान लेते हैं. अब 45(4) की कैलकुलेशन, एडिशन टू कैपिटल. मेरा कैपिटल में एडिशन कितनी हुई? 50 लाख की सेल माइनस 10 लाख जो बुक्स की थी कॉस्ट, 40 लाख का बुक प्रॉफिट माइनस 7 लाख का टैक्स, 33 लाख. तीनों में डिवाइड होगा, तीनों को 11 लाख मिल गया. तो कैपिटल में तीनों के 11 लाख रुपए की एडिशन हो गई. देन A प्लस B माइनस C करना है. A मनी कितना मिला? 11 लाख. B कैपिटल एसेट कितनी मिली? 50 लाख. C 21 लाख रुपए. वो कैसे आया? 10 लाख रुपए प्लस 11 लाख रुपीस. ये मेरा जो कैपिटल गेन का एडिशन हुआ. तो 61 माइनस 21 इज इक्वल टू 40. वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 45(4) में.
एंड इन दिस केस एट्रीब्यूशन कितना होगा जिसके लिए फॉर्म 5C फाइल होगा? 20 लाख रुपए ईच ऑन लैंड एस&टी, क्योंकि 40 लाख रुपए का गेन हुआ ना बुक प्रॉफिट। दिस 40 लाख का मेरा जो 45 में मैंने टैक्स दिया, ये जो मेरी रिमेनिंग एसेट है उसमें एट्रीब्यूट करूंगा जब वो बिकेंगी 10 लाख की कॉस्ट, तो सेल कंसिडरेशन में से 20 लाख ईच माइनस हो जाएगा। एंड कॉस्ट ऑफ लैंड इन द हैंड ऑफ पार्टनर सी, क्योंकि 50 लाख होगा, क्योंकि उस 50 लाख पे 7 लाख रुपए फर्म ने टैक्स दे दिया। एक और एग्जांपल देखें, केस स्टडी 2, एबीसी सेम बैलेंस शीट पिछले 3 साल, लैंड ए बी सी, कैपिटल ए बी सी, लैंड एस टी एंड यू 10 लाख ईच। इन दिस केस उन्होंने रिवैल्यू नहीं किया, लैंड यू को सेल कर दिया 50 लाख, and assume index cost of land U is again 15 lakhs and firm revalues S&T to 70 lakhs। बाकी सारी चीजें सेम, एंड यहां पर ए को एग्जिट करना है और वो कहता है 61 लाख लेके जाएगा, को 61 लाख लेके जाएगा। टैक्स इन द हैंड्स ऑफ एबीसी एंड कंपनी, ये सॉरी पहले वापस वही 9B कैपिटल गेन, पहले तो कैपिटल गेन, क्योंकि यहाँ पे कोई एसेट लेके नहीं गया तो कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। 50 लाख की सेल, 15 लाख की इंडेक्स कॉस्ट, 35 लाख पे कैपिटल गेन 7 लाख। 45(4) में 40 का मेरा बुक प्रॉफिट, 50 का बेचा मैंने, 10 की मेरी बुक्स की कॉस्ट थी, माइनस 7 टैक्स 33 लाख, 11 लाख रुपए एडिशन हो गया। इन दिस केस 61 इज माई ए, मनी रिसीव्ड, बी इज 0, minus 21 again 40, so the result comes same कि फॉर्म 5C करना है 20 लाख ईच ऑन लैंड S&T, और इसके हाथ में तो यहाँ पर तो ए के हाथ में कोई कैपिटल एसेट है ही नहीं, वो पैसे लेके क्या 61 लाख, टैक्स पूरा फर्म ने दिया। केस स्टडी 3, ये एन कंपनी की बैलेंस शीट है जहां पर कैपिटल है इसकी 100 लाख, इसकी 100 लाख, इसकी 100 लाख, एबीसी 30 लाख, और मेरे पास 2 एसेट्स हैं, एक लैंड एस 2 ईयर ओल्ड 30 लाख की, और एक पेटेंट टी 1 ईयर की 45 लाख, और कैश प्रायर टू 25, टोटल इज अगेन 300। यहां पर एबीसी एंड कंपनी रिवैल्यू करती है लैंड एस को 45 लाख एंड पेटेंट टू 60 लाख, और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऐड करती है 30 लाख। दो द एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस एग्जांपल व्हिच इज गिवन इन दिस गाइडलाइंस सर्कुलर, but lot of question under accounting would be there, lot of questions in the accounting would be there which I am not taking today, but the thought process behind them what I am trying to share with you. इंडेक्स कॉस्ट ऑफ लैंड इज 45 lakhs, इज 30 का 45 lakhs, ठीक है जी, एंड पार्टनर ए टू एग्जिट एंड ही विल टेक 75 lakhs एंड लैंड एस 75 लाख और लैंड एस लेके जाएगा। एंड इस केस के अंदर कैलकुलेशन कैसी होगी? इस केस के अंदर पहले 9B के अंदर एसेट लेके जा रहा है, वो सेल है 45 lakhs की, इंडेक्स कॉस्ट 45 lakhs, 0, 9B में 0। यहां मेरा बुक प्रॉफिट कितना हुआ? बुक्स के अंदर 45 की बेची और 30 की मेरे बुक्स में थी, 15 का बुक प्रॉफिट्स, टैक्स तो 0 बैठा मेरा, तो 15 डिवाइड बाय 3 5 तीनों को मिल गए। सो कैलकुलेशन हियर A plus B minus C, A 75 lakhs इन कैश, B 45 lakhs की वैल्यू मेरी जो प्रॉपर्टी थी, C 105 वो लेके गया, जो कैपिटल में है मेरा 100 plus 5 जो कैपिटल का बैलेंस है, minus 105, the balance is 120 minus 105, that is 15, short term capital gain. Because that asset they said it was a short term, that's why. Attribution
रिमेनिंग एसेट्स ऑफ विच वैल्यू इंक्रीज पेटेंट 15 एंड गुडविल 30 lakhs। इतना बच गया मेरा एट्रीब्यूशन, क्योंकि इसी रेशियो में करना है 1:2, पेटेंट को 5 और गुडविल को 10, तो 15 फाइल फॉर्म फीस। ये 15 जो मेरा टैक्स दिया, जिसके ऊपर मैंने टैक्स दिया, उसको एट्रीब्यूट करना है, उसको एट्रीब्यूट करना है। एंड जो मेरा डेप्रिसिएशन है 5 के ऊपर, जो पेटेंट टी के ऊपर जो इंक्रीज किया, उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, गुडविल पे तो वैसे भी नहीं मिलता। एंड डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट टी ऑन 45 एंड नॉट रिवैल्यूड 60। आई डोंट नो अब ये कितना क्वेश्चन, कितना अभी गुप्ता जी कह रहे थे जितना कॉम्प्लिकेटेड करता जाओ उतना अच्छा है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस जो अपने बुक्स में कॉम्प्लिकेशंस करेंगे उन्हीं के लिए आएगी। फॉर एग्जांपल सिंपल, देयर इज अ पार्टनरशिप फर्म AB एंड कंपनी, इमोल प्रॉपर्टी जो थी मेरी इसमें 100 lakhs की है, 1 करोड़ की है। A और B पार्टनर्स हैं 50-50 लाख के, इसकी वैल्यू 10 करोड़ है। C और D आते हैं 50-50 लाख लेके आते हैं और ये दोनों 50-50 लाख लेके जाते हैं, प्रॉपर्टी यहीं पे रहती है। अगर इसमें कैलकुलेट करेंगे, A और B लेके जा रहे हैं, मनी 50 lakhs प्लस B 0 माइनस कैपिटल बैलेंस 50, तो रिजल्ट इज 0, कोई टैक्स नहीं। बट जो बुक्स में रिवैल्यूएशन, डिफरेंट एसेट्स, ये सब कुछ करेंगे, उनको ये सारा एट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। Any questions upon this? Yes, overlapping is there. दोनों को एक बार टैक्स देना पड़ेगा। फॉर्म 5C कैसे भरा जाएगा सर? फॉर्म 5C ऑनलाइन जाएगा बिफोर ड्यू डेट अंडर सेक्शन 1391। ऑलरेडी दे हैव नोटिफाइड, सो दैट वो बता देंगे कि आप बता दोगे उनको कि किस एसेट को कितना एट्रीब्यूट कर रहे हो आप। जी। Any other questions on this? Great. चलिए friends, few more points just case 1023C 3AD and AE, जिन दोनों की 1-1 करोड़ की लिमिट थी, अब वो एग्रीगेट में 5 करोड़ की हो गई फ्रॉम असेसमेंट ईयर 22-23 से। सपोज एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी का एक स्कूल है और एक हॉस्पिटल है। स्कूल की मान लीजिए टर्नओवर है, मेरी ग्रॉस रिसिप्ट्स है 2.5 करोड़ और हॉस्पिटल्स की 1.5 करोड़, दोनों मिला के 5 करोड़ से नीचे है, एग्जम्पशन मिल जाएगी। लेकिन मान लीजिए अगर ग्रॉस रिसिप्ट यहाँ पे 2.5 करोड़ है और यहाँ पर 3 करोड़ है, तो इनको एग्जम्पशन दोनों को मिला के नहीं मिलेगी। सोल्यूशन, हैव अ सेपरेट सोसाइटी फॉर हॉस्पिटल, 2 separate societies, or get them registered under section 12A. In that case, there would be no limit of 5 crore or some other things. And of course, ये interest on contribution to PF, ये अगर मेरा 2.5 लाख रुपए से ऊपर का कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय का, in that case इंटरेस्ट उसका एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी 10-12 के अंदर। 10-11 में PPF होता हो तो 1.5 लाख से ऊपर होता ही नहीं है। बट अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो उस केस में ये 2.5 लाख से बढ़ जाएगा अमाउंट 5 लाख रुपए का। यूलिप में उन्होंने एक अमेंडमेंट किया। यूलिप का ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट मान लीजिए आपको क्लाइंट्स को बताने के लिए कि हमको पता है कि मान लीजिए अगर किसी की पॉलिसी का सम अश्योर्ड दैट इज से 50 lakhs एंड द प्रीमियम इज से 3 lakhs प्रीमियम, so this which is less than 10%, so मेरे को 80C का बेनिफिट भी मिल जाता था और 1010D में एग्जेम्पशन भी है। बट नाउ व्हाट दे हैव सेड, अगर कोई मेरा यूलिप चालू होता है फ्रॉम 1 February 2021, नया यूलिप, एक यूलिप सारे मिला के नए यूलिप जो ट्राई होते हैं जिसके कि 2.5 लाख रुपए से ऊपर का है, तो कोई 1010D में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा एक्सेप्ट इन डेथ केस। They would be taxable. In this case, they would be treated as capital asset under section 214
and capital gain would be applicable under section would be as equity oriented fund, यानी कि शॉर्ट टर्म हुआ तो 15%, लॉन्ग टर्म हुआ तो 1 लाख की एग्जेम्पशन के बाद 10%, राइट। एंड 112 ए भी अमेंड कर दिया टू इंक्लूड सच एलएलपी और एसटीटीज पे एप्लीकेबल होता है। Another important change which is changing now, faceless assessment, faceless appeals, faceless tribunal, but let us just talk about assessment and reassessment. Assessment change, of course 143(1) का पीरियड उन्होंने 1 साल से घटा के 9 महीने इसलिए कर दिया क्योंकि ड्यू डेट ऑफ आईटीआर को भी तो 3 महीने कम कर दिया, तो डिपार्टमेंट के पास तो फिर भी 12 महीने पूरे मिल गए, तो सब कुछ 3-3 महीने, शॉर्टर पीरियड। In my view, this is fine. जितना शॉर्ट करेंगे, we would be also enjoying our life. थोड़ा फास्ट होगा, हमको अपने एसएससीज को, क्लाइंट्स को आदत डालनी है। 143(1) के एडजस्टमेंट में अभी कोई डिसअलाउंस होता था तो सीपीसी एडिशन कर सकता था, कोई इनकम होती थी उसको नहीं कर सकता था, तो इनकम की पावर भी उन्होंने ले ली। एंड अगर कोई मेरा पहले कुछ सेक्शंस मेंशन थे, बट नाउ सीपीसी को ये भी पावर दे दी कि अगर कोई भी चैप्टर 6 से पार्ट सी की डिडक्शन है 80H ऑनवर्ड्स या 10AA, अगर आपकी रिटर्न बिलेटेड है तो 5000 के अलावा आपको उसका बेनिफिट भी सीपीसी नहीं देगा। 143(1) में उसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। सो टेल टू द क्लाइंट्स comply and comply in time, comply and comply in time, that is the utmost requirement। 143(2) का नोटिस भी 6 महीने से घटा के 3 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कर दिया, बिकॉज अगेन रिटर्न पीरियड हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 3 मंथ्स। रीअसेसमेंट एंड सर्च 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स, नो 153A, एनी सर्च व्हिच इज डन, नो 153A और 153C, एवरीथिंग वुड बी अंडर 148। और जो रिटर्न ब्लॉक पीरियड का फाइल होगा वो भी 6 साल का नहीं 3 साल का होगा इन सर्च केसेस, ब्लॉक पीरियड ऑफ 3 years। एंड पहले वो रीजन टू बिलीव था, अब आ गया एनी इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट वेयर इट इज इन अकॉर्डेंस विद द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर्मुलेटेड बाय द बोर्ड, जो उनके पास वो सॉफ्टवेयर है 360 डिग्री वाला, दैट इज एन इंफॉर्मेशन। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रेज्ड द फाइनल ऑब्जेक्शंस जो पीएसयूज के ऑडिट्स होते हैं, या व्हाट इज द इंफॉर्मेशन, दे से इन केस ऑफ सर्च, सर्वे एंड रिक्विजिशन केसेस, these are information सर्वे में except for TDS, TCS and expenditures। यहां पर और यहां पर 1-1 साल, यहां पर 3 साल के केसेस को लेंगे। सर्च के अंदर 6 साल से 3 साल किया, 3 साल यहां पे हो गया। एंड ऑफ कोर्स 148A which is must talked about, all cases 148A is mandatory except search and requisition, सर्वे में भी रिक्वायर्ड है। प्रोसेस सबको पता है, वो इंक्वायरी कंडक्ट करेगा और इंक्वायरी करने के बाद अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, उसके बाद एक अप्रूवल लेगा और अप्रूवल लेके फिर आपको नोटिस देगा। और नॉर्मल पीरियड फॉर केस कमिंग टू 148 हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 60 to 3 years। ये 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 की कहानी चल रही है, जिसपे बहुत सारे नोटिस आए हैं कि पिछले साल एक्सटेंशन हो गया था, बहुत सारे रेट पिटिशन गए हैं जिसमें ये कहा गया था 148A को कंप्लाई नहीं किया गया, उन सब में स्टे दी गई है। उनके केसेस का क्या होगा अभी कोई कुछ कह नहीं सकता, आप उस पर डिस्कशन करें आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। if the client case is very big, go for a writ petition, if not comply with 148 and जो भी उन decisions के अंदर आ रहा है, use that material and file your objection whenever the time comes। Object, use that, why not? I have to use that, why should I not? And of course जो 10 years का पीरियड है, इसमें बहुत सारा डिस्कशन होता है कि वो 10 साल का पीरियड तो है ना, 3 साल का कर दिया, अरे ये 153A में पहले भी था, और ये तब होगा where AO has evidence in the form of an asset। It cannot be an inquiry, it has to be in the form of asset which amounts to likely to amount to 50 lakh rupees or more, तब 10 साल का पीरियड है। और ये एसेट क्या,
उन्होंने डिफाइन किया इंक्लूडिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज लोन्स एंड एडवांसेस डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट। यही होंगे और कोई नहीं होंगे। पहले क्या होता था कि मेरा 148 में केस खुलता था तो जो रीजन होते थे, अगर उस पे रीजन पे एडिशन नहीं होती तो किसी और पे एडिशन करते थे, तो केस करवा लेते थे कि भैया अपील में छूट जाता था कि आपने जो रीजन था उस पे एडिशन नहीं की। नाउ व्हाट दे हैव सेड, इन केस द प्रोसीडिंग अंडर 147 हैज स्टार्टेड, तो बाद में उसका 148A हुआ या नहीं हुआ उस मैटर पे, किसी और मैटर पे, उसके बिना भी 147 में असेसमेंट हो सकती है। So they have made out here. And friends, many of you already know about that experts panel. ये experts है .in, यहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं, which is free of cost. साइन अप करेंगे, उसके बाद किसी भी सब्जेक्ट पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनी लॉ, आरबीआई, फेमा, इंटरनेशनल टैक्स, whatever, ask a question. Existing questions को भी यहाँ पे डाल के आप सर्च कर सकते हैं। आर्टिकल्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, वीडियोस हैं, नोटिफिकेशंस है कैटेगरी वाइज। यहाँ क्लिक कीजिए कैटेगरी वाइज जो आपको देखना है। नाउ नियरली 30,000 आंसर्स हैव बीन गिवन बाय अराउंड 120 एक्सपर्ट्स थ्रू आउट द कंट्री एंड देयर आर्टिकल्स, प्रेजेंटेशंस और वीडियोस आर अवेलेबल ऑन दिस, सो एनीवन कैन यूज। इसका मोबाइल ऐप भी है और आप साइट पे जाके इसको पूरा यूज कर सकते हैं सेकंड व्यू लेने के लिए। काफी लोग यूज कर रहे हैं एंड आई थैंक all the persons who are asking queries and also all the experts who are taking their time out to answer all these questions. And this presentation I'll upload on this portal, on this website lunawat.com, as well as the free mobile app Lunawat, which contains all the updates since 2007 and ready to use chart. So anyone can use this. This is all free of cost. And in this pandemic, I hope that everyone is safe, healthy and happy. And of course, maintain a positive attitude towards life. So if you maintain a positive attitude toward life, everything can be very good. Some hiccups comes in the life, that is quite natural and obvious. But if you have a positive attitude, that we will surely overcome that. And I'm available on the social media also, Twitter, LinkedIn, Facebook, Insta, wherever, so you can join me there, or always available on this mobile number, on my email ID. Anyone can join me and ask any question or any issues. I'm always there for you. And I thank each and every person out here, including our mentors R.K. Gupta ji and Bhardwaj ji and Sudesh ji, also for asking so many, answering and asking certain questions also, and all the participants for remaining there and asking so many questions. Thank you very much. Gupta ji, all yours. सर गुप्ता जी आवाज नहीं आई, गुप्ता जी आवाज नहीं आई। आर.के. Gupta ji, you are not audible, sir. It appears there is some technical problem with the sound of Mr. R.K. Gupta. So let me. अब आ रही है? अब आ रही है? अब भी नहीं आ रही है? अब आ रही है, चलिए ठीक। तो थैंक यू वेरी मच सीए प्रमोद जैन जी, इट वाज रियली वंडरफुल डेलिब्रेशन और बहुत ही डिटेल में आपने प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस को डिस्कस किया, क्योंकि बजट तो आजकल पता नहीं कितनी बार आ जाता है साल में, ये समझ में नहीं आता, बार बार उसमें अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, लगता है पूरा साल बजट ही चलता रहता है। तो बिल्कुल भारद्वाज जी, फॉर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। We are highly thankful to our Central Council member and our beloved friends Pramod Jain ji for such a wonderful deliberation. Sir, you have been kind enough to accept our invitation time and again for the benefit of our members. It is greatness of you, and we salute you. You spare your valuable time after being busy. So I'm thankful to you once again on behalf of the study circle, sir. Thanks a lot to each and every. You will be guiding our members in future also. I am also thankful to all the participants for making this program a great success. So,
Pramod ji, with your permission, we would like to upload this recording of this presentation on a YouTube channel of the study circle, if you permit, sir. बिल्कुल सर, कोई इशू नहीं। With the permission of all and our guest speaker, I would like to end the meeting for all of you. Gupta ji. Thank you. Thank you.